लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिभाषा हमने लिख ली थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिभाषा के साथ साथ हर्ज ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, मैंने ये भी आपको बता दिया था कि हर्ज ने क्या ऑब्जर्व किया था। और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये भी शायद मैंने आपको बता दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नो चैप्टर का नाम तो डुअल नेचर है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, और लेक्चर नंबर 2। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 आज का स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिभाषा मैंने लिखवा दी थी। अब एपरेटस जिसमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया गया और क्या क्या वेरिएशन है उसको आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एपरेटस दिखा देता हूं कि किस प्रकार से वो एपरेटस बनाया गया जिसके अंदर ये पर्टिकुलर फेनोमेना को कंप्लीट कराया गया। इस तरह से एक हमने क्या लिया, एक इस तरह का ग्लास ट्यूब ले रखा था। इस ग्लास ट्यूब में आपने क्या लिया, दो इस तरह के इलेक्ट्रोड ले रखे थे, जिसमें से एक को आप क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और एक को आप क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। उस कैथोड और एनोड को आपने हाई पोटेंशियल के साथ जोड़ा, उसके अगल बगल में आपने लगाई एक की लगाने के बाद आपने इस तरह से सर्किट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। सर्किट कंप्लीशन के बाद यहां पर इस तरह का आपने एक ग्लास फनल बनाया, इस तरह का एक ग्लास फनल बनाया जिस पर इस प्रकार से ये रेडिएशन यहां से आ सके और ये रेडिएशन आकर इस प्लेट पर क्या हो, स्ट्राइक कर सके। जब इस प्लेट पर रेडिएशन आकर स्ट्राइक करेगी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, और इस तरफ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है ये भी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो बाहर निकालने के लिए एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जो इनकमिंग रेडिएशन एच म्यू आ रही है वो एच म्यू शुड बी ग्रेटर देन एच म्यू नॉट होना चाहिए। वेयर एच म्यू नॉट क्या है, एच म्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, यानी जो इनकमिंग रेडिएशन है फाई वो बड़ा होना चाहिए फाई नॉट से, तभी ये ऐसा संभव है। और इससे जो कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि जो आपका इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है वो म्यू नॉट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे बेसिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन अगर आके इस मेटल को नहीं टकराएगा तो जो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है वो उससे अगर कम एनर्जी आके टकराई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और एक बार इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला तो फिर ये पूरा इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करना बंद कर देगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को काम कराने के लिए इस तरह का एक अरेंजमेंट आपको करना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर सब बाहर निकले हुए हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर निकलेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या होंगे, धक्का लगेगा इसकी ओर। ये धक्का लगने के बाद ये इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, एक सर्टेन दूरी तक मूव करेगा। ये पोटेंशियल क्या काम करेगा, दिस पोटेंशियल विल हेल्प इन कंप्लीशन ऑफ द सर्किट। ये इसको क्या करेगा, सर्किट कंप्लीट करने के काम में आएगा। यहां कुछ एक सर्टेन लेंथ तक पहुंचने के बाद दिस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इट, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, और जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर आकर क्या हो जाएंगी, टकराने लगेंगी, और जैसे ही ये इस पर टकराएंगी तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के उल्टे दिशा में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो इस प्रकार से चूंकि ये पूरा का पूरा फेनोमेना लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही बिकॉज ऑफ फोटो मतलब लाइट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में बना लेना चाहिए। ये फर्स्ट काम जो आपको करना चाहिए वो ये एपरेटस का डायग्राम आपको बनाना चाहिए। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
experimental study of photoelectric effect. और ये क्या है, ये ग्लास ट्यूब है, दिस इज ग्लास ट्यूब, glass tube, potential, this is key, this plate is known as emitter plate and this plate is called as collector plate. जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करे वो कलेक्टर प्लेट, और जहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं दैट इज एमीटर प्लेट. एमीटर इज कनेक्टेड विथ negative terminal of the battery and collector is connected with the positive terminal of the battery, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं when the frequency of incident radiation is greater than the threshold frequency, तो वो इलेक्ट्रॉन को ये वाला टर्मिनल रिपेल कर रहा है और सामने वाला टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड को क्या कर रहे हैं, बड़ी आसानी से जा पा रहे हैं. और इलेक्ट्रॉन्स जब एक एंड से दूसरे एंड को पहुंचेंगे तो अंदर इंटरनली ग्लास के अंदर एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बाहर तो सर्किट पहले से ही कंप्लीट थी बिकॉज ऑफ वायर. जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुई, करंट के पैदा होने में दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा सर्किट का कंप्लीशन. पोटेंशियल डिफरेंस आपने पहले लगा रखा था, सर्किट का कंप्लीशन हुआ, जैसे ही सर्किट का कंप्लीशन हुआ एक करंट उसके अंदर पैदा हुई. लाइट के पड़ने से जब करंट पैदा हुई तो इस तरह के करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया गया. लिख लिया? डन. यहां पर एक करंट को हम लोग मेजर करने के लिए यहां पे एक अमीटर भी लगा लिया. इस अमीटर में म्यू एम्पेयर से आप ये कर रहे हैं, और वोल्ट मीटर, एक पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है जो कि वोल्टेज मापने के काम में आता है. एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने है, बस 2-3 लाइनें आप लिखें वहां पर. द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय emitter plate. The electrons are emitted by the emitter plate and collected by the collector plate. Collected by the collector plate. This happens when the collector plate is at higher potential than the emitter plate. This happens when the collector plate is at higher potential than that of emitter plate. The electrons are attracted by collector plate and repelled by emitter plate. The electrons are attracted by collector plate and repelled by emitter plate, due to which the electrons move from emitter to collector inside the circuit. The electron moves from emitter to collector inside the glass tube, full stop. These electrons are known as photoelectrons. These electrons are known as photoelectrons and helps in completion of the circuit. डन. ऑपरेटर समझ में आ गया, कहानी पूरी समझ में आ गई क्या हो रहा है.
चलिए अब कुछ एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग को लिखना है एंड देन फिर हम लोग लॉ क्या है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का और आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला लिखें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। मेरा एक डाउट है, what is intensity in case of photoelectric effect and what is frequency in case of photoelectric effect? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी का क्या तात्पर्य है और फ्रीक्वेंसी का क्या तात्पर्य है? सुनकर दोनों एक जैसे ही लगते हैं, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, पर इंटेंसिटी मतलब क्या और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब तो आप देख पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का तो कुछ एक रिलेशनशिप हमने दिया भी है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या तात्पर्य होता है और इंटेंसिटी का क्या तात्पर्य होता है ये मुझे बताइए। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम समथिंग इज गेटिंग स्ट्राइक्ड, नो, आप इतनी बार स्ट्राइक कर रहे हैं, दैट इज परहैप्स द फ्रीक्वेंसी। बट इंटेंसिटी मींस क्वांटिटी, और हाउ हार्ड यू आर डूइंग इट, दैट इज इंटेंसिटी। आपकी इंटेंसिटी टू बिकम अ रिच पर्सन या इंटेंसिटी टू बिकम अ टॉपर ऑफ द क्लास, दैट विल टेल कि आप कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे, कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपका जुनून कितना है, दैट इज इंटेंसिटी। एंड फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी टाइम्स यू आर ट्राइंग, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको मैं बहुत आसानी से मैंने पहले भी जब 11th में पढ़ाया था, मैंने एक एग्जाम्पल दिया होगा, कोशिश करते हैं उस एग्जाम्पल को वापस से समझने का। देखिए ये मेरा हाथ है, अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं जिसके अंदर मैं आपको इंटेंसिटी भी बताऊंगा और फ्रीक्वेंसी भी बताऊंगा। मेरे हाथ में करने से अच्छा है किसी बच्चे के हाथ में किया जाए। हाँ दिया, आप इधर आई, मैं इंटेंसिटी अपने हाथ में क्यों लूं? नहीं, इंटेंसिटी दरोगा बाबू को बुलाएं। अब देखिए दिया के हाथ में अभी हम लोग इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इसको फील करेंगे। कैसे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होगा देखिए। अभी 4 केसेस बनते हैं। क्या क्या 4 केस है मैं अभी आपको समझाता हूं। 1 इज जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, लो फ्रीक्वेंसी लो इंटेंसिटी। देखिए ये लो फ्रीक्वेंसी लो इंटेंसिटी है। लो फ्रीक्वेंसी क्या है? मैंने जो स्ट्राइक कर रहा हूं उसका जो रेट है वो कम है और इंटेंसिटी भी काफी कम है, क्योंकि दिया को पता है कि इनको कोई चोट नहीं लग रहा। लग रहा है? नहीं लग रहा है। दिया कह रही नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा होगा, और तुम्हें तो नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा है, मतलब कहीं कोई चोट नहीं है। तो द इंटेंसिटी इज ऑल्सो लेस एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो लेस। पर अभी मैं क्या कर रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी बट इंटेंसिटी सेम रख रहा हूं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं पर इंटेंसिटी अभी भी सेम है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया पर इंटेंसिटी अभी भी सेम है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी? पहले फ्रीक्वेंसी ये थी, वह नंबर ऑफ टाइम्स जो ये स्ट्राइक कर रहा था वो कम था। अभी मैंने नंबर ऑफ टाइम जो स्ट्राइक कर रहा है उसको बढ़ा दिया, पर पहले भी दिया को चोट नहीं लग रहा था, अभी भी दिया को चोट नहीं लग रहा है। आपको छोड़ के, आपको तो लग रहा होगा कि दिया को बहुत चोट लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम शोइंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी भी कम है बट इंटेंसिटी में बढ़ा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी अभी भी कम है पर इंटेंसिटी में बढ़ा रहा हूं। अब आप दिया से पूछिए तो दिया बोलेगी कि हाँ मुझे चोट तो लग रहा है। लग रहा है चोट? अभी भी नहीं लग रहा, मतलब तेज मारूं मैं तो, मतलब मेरे कहने का मतलब है आवाज तो आ ही रही होगी। तो अभी पहले से ज्यादा चोट लग रहा है। हाँ, तो अभी क्या हुआ, मैंने फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम रखा पर अभी इनको चोट ज्यादा लग रहा है। चोट अभी इनको ज्यादा लग रहा है। अब एक लास्ट एग्जांपल रह जाता है जहां पे फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और इंटेंसिटी भी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और इंटेंसिटी भी, और तुम रो क्यों? ठीक है बैठे। अच्छा वो धमकी दे रहा, बोला सर बाहर मिलिए। तो मेरे ख्याल से अभी इंटेंसिटी क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है ये लॉजिक आपको क्लियर है। इंटेंसिटी इज हाउ हार्ड यू आर स्ट्राइकिंग ऑन इट एंड फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी टाइम्स यू आर स्ट्राइकिंग ऑन इट। ये क्लियर है? चलिए, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन लिखें उसके अंदर, फॉर फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन,
फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो, फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, the photoelectric current increases linearly, the photoelectric current increases linearly with increase in intensity, of incident light, with increase in intensity of इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी को जब आप बढ़ा रहे हैं, इन दैट केस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मतलब जब आप ग्राफ बनाएंगे किसके किसके बीच में, यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, होगा क्या, ये कह रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इंटेंसिटी बढ़ा के एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा निकलेंगे, यानी इस मेटल से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले तो यहां से यहां पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, यहां से यहां पहुंचने वाले अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो ऑब्वियसली फोटो करंट भी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ आता है, लीनियरली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, और उसके नीचे एक लाइन और लिखना है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second, the photoelectric current depends on the number of photoelectrons emitted per second. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is directly proportional to intensity। भाई जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। कंडीशन यहां पे क्या है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एज कांस्टेंट। आपने फ्रीक्वेंसी क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ये जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं ये कब है, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। बिकॉज जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे फिर ये कहानी चेंज हो जाएगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाना और इंटेंसिटी भी बढ़ाना, तो फिर तो ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर वो लीनियरली बढ़ेगा या एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा उसका हमें आइडिया नहीं है। पर आप फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देंगे और इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली करंट तो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो देखने की चीज है। खैर, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब पोटेंशियल से उसके ऊपर क्या रिलेशनशिप है उसको चेक करते हैं। पोटेंशियल एक्चुअली कर क्या रहा है, मुझे ये बताइए, पोटेंशियल कर क्या रहा है? पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को इस एंड से उस एंड खींच रहा है। पोटेंशियल अगर आपने बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स जो इस एंड से उस एंड जा रहे हैं वो जल्दी जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से इस एंड जल्दी गए तो करंट भी आपको ज्यादा मिलेगा। पोटेंशियल अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से उधर जा रहे हैं वो अब उतनी तेजी से नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से जो करंट की क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, कम मिलेगी। यानी एक तरीका देखा जाए तो कुछ हद तक ये लीनियरली ग्राफ बनना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चाहे आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाएं, एक बार मेरा मेटल सरफेस सैचुरेट कर गया, सैचुरेट कर गया मतलब उसका जो पूरा सरफेस एरिया ये तो फिक्स है। अब इस सरफेस एरिया पर जितने इलेक्ट्रॉन्स एक बार में निकल सकते थे, सपोज करिए चाहे आप 100% ये म्यू एच म्यू नॉट इज ग्रेटर देन एच म्यू दे दिया, इंटेंसिटी मैक्सिमाइज कर दी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस प्लेट से निकल सकते थे तो फिक्स कर दिया आपने। अब ये एक बार फिक्स हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज 100 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहा था, आप चाहे उसको कितना भी पोटेंशियल दे दीजिए, अगर 100 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो एक स्पीड से इस तरफ से उस तरफ जाएगा, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। उससे ज्यादा स्पीड तो नहीं जा सकता। वो स्पीड से अगर इस तरफ से इस तरफ एक बार पहुंच गया, सैचुरेट कर गया,
उसके बाद चाहे आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाते चले जाइए, उसके बाद फर्दर देयर इज नो इंक्रीज इन करंट। करंट का एक लेवल है इंक्रीज करने का, वो उसके बाद फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकता। दैट करंट जिसके बाद चाहे आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाइए और वो फर्दर अपना वो इंक्रीज नहीं कर सकता, करंट इंक्रीज नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये तो हम लोग ओम्स लॉ में भी पढ़े हुए हैं, तो यहां पर भी ओम्स लॉ वैलिड है, पर एक हद तक वैलिड है। आफ्टर दैट चाहे आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाइए, देयर इज नो चेंज इन करंट, एंड दैट करंट जिसके बाद पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखना, मैं लिखवाऊंगा, अभी सुनते चलिए। सेकेंड पॉइंट, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड जा रहे हैं। अगर मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को इस एंड से उस एंड न जाने दिया जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पोलैरिटी रिवर्स कर देनी पड़ेगी। पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो अभी ये एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये बात क्लियर है? थोड़ा सा और ध्यान देखकर समझिए। मान लीजिए यहां पर जो इनकमिंग रेडिएशन है ये 100 जूल का है। क्या बोल रहा हूं? ये जो इनकमिंग रेडिएशन है ये कितने जूल का है? 100 जूल का है। उसमें से 30 जूल एनर्जी किसमें यूज हो गई? निकलने में। ये निकलने में तो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। 100 जूल में से 30 जूल सपोज करिए इसने किसमें कंज्यूम कर लिया? निकलने में कंज्यूम कर लिया। तो अभी 70 जूल एनर्जी इसके पास है, जिससे वो इस एंड से उस एंड भाग रहा था, वो स्पीड से भाग रहा है इस एंड से उस एंड। अब जो ये इस एंड से उस एंड जा रहा है, उस 70 जूल वाले स्पीड को मैं रोक दूं, किस पर? इसी प्लेट पर मैं रोक दूं, तो ये यहां से वहां नहीं जा पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? देखिए, मान लीजिए आपको यहां से उस गेट तक जाना है। आप यहां से वहां जाने के लिए आपके पास टोटल 100 जूल एनर्जी था। 100 जूल एनर्जी में से 30 जूल एनर्जी आपने अपने आप को वार्म अप करने में खर्चा कर दिया। उसके बाद आप दौड़ना स्टार्ट किए। दौड़ के आप इस जगह से उस जगह पहुंचेंगे, आप 70 जूल एनर्जी और खपत कर लेंगे। आप निकल तो गए हैं, आपके पास निकलने के बाद कितना एनर्जी बचा हुआ है? 70 जूल बचा हुआ है। अगर मैं कुछ ऐसा उपाय कर दूं कि ये 70 जूल एनर्जी जो आप लेकर खड़े हुए हैं उसको मैं इधर ही जीरो कर दूं, नलीफाई कर दूं, तो आप यहां से वहां नहीं पहुंच पाएंगे। यहां से वहां नहीं पहुंचेंगे तो आपको कोई करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो पोटेंशियल यानी वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड ना पहुंचने दे, जबकि उसको इसी एंड पर क्या कर ले? रोक ले, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन निकल तो गया, पर निकला होगा तो सिर्फ निकला नहीं होगा ना, निकलने के साथ साथ उसके पास कुछ एनर्जी रही होगी। वो जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उस एनर्जी से जो वो भाग रहा था, उसको मैंने उसके विपरीत नेगेटिव एनर्जी उतना ही अगर मैं प्रोवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? वहीं पर रुक जाएगा। और वो रोकने के लिए जो मैंने इसका रिवर्सल करके, यानी जो आपका बैटरी है उसको रिवर्स कर दिया, और वो जो पोटेंशियल मैंने लगाया उसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल चुका है उसको टू रीच फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। दैट मिनिमम पोटेंशियल जो इस इलेक्ट्रॉन को उस एंड पर जाने से रोक दे, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आता है। पहला कॉन्सेप्ट इज ऑफ सैचुरेशन करंट। पोटेंशियल चाहे आप पॉजिटिव में कितना भी बढ़ाएं, एक लेवल के बाद जब आप फर्दर पोटेंशियल बढ़ाएंगे आपको और करंट नहीं मिलेगा, करंट राइज करना बंद कर जाएगा। वो पॉइंट जिस पे करंट राइज करना बंद कर जाए, दैट वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। पहली बात। सेकेंड बात, किसी एक मेटल सरफेस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी एक मेटल का फिक्स है। अगर उतना आप उसको रिवर्स में दे देंगे तो वो उस इलेक्ट्रॉन को इस एंड से उस एंड नहीं जाने देगा और वो उसको क्या कर देगा? रोक लेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आपको करंट नहीं मिलेगा। ग्राफ देख लेते हैं, फिर थोड़ा और इसके बारे में बोलता हूं। ध्यान से देखिएगा, आपने ग्राफ बनाया है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। ग्राफ बनाया बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल, और पोटेंशियल के बीच में आपने ग्राफ बनाया। ये ग्राफ कैसा बनता है? ये ग्राफ ऐसा बनता है।
ये ग्राफ कैसा बना, ये ग्राफ ऐसा बना। एक पॉइंट के बाद ये ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये ग्राफ करंट में बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट आया, उस पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर करंट आया जिस सैचुरेशन पोटेंशियल के बाद चाहे आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाइए, द करंट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। दिस करंट आई नॉट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। और ये कब होगा, ये तब होगा जब इस प्लेट की आपने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रखी होगी। भाई उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी अगर फिक्स है, आपने उन दोनों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, तो एक टाइम के बाद भी ये सैचुरेट कर जाएगा। अच्छा, आपने फ्रीक्वेंसी तो अभी भी फिक्स रखा है, पर सपोज यू आर चेंजिंग द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी अगर मान लीजिए मैं बोलूं ये I1 है, इंटेंसिटी आपने बढ़ाया, तो जो अगला ग्राफ होगा वो कैसा होगा, थोड़ा ऐसे ऊपर होके जाएगा। अगला जो ग्राफ होगा और क्या होगा, थोड़ा ऐसे होके आएगा। जहां मैं इसे I2 बोल दूं, इसे I3 बोल दूं, तो मैं बोलूंगा I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ये कब हुआ, I3 सबसे ज्यादा कब मिला, जब आपने इंटेंसिटी को सबसे ज्यादा रखा है, और I1 कब मिला, जब आपने इंटेंसिटी को सबसे कम रखा है। इस तीनों ग्राफ को जब आप एक्स्ट्रापोलेट करके पीछे लाएंगे ना, ये तीनों के तीनों ग्राफ कहां से ओरिजिनेट हो रहे होंगे, एक नेगेटिव पोटेंशियल से। एंड दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज ओनली नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। द पोटेंशियल एट विच नो करंट विल फ्लो इन द सर्किट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से पहले कुछ ना कुछ तो करंट मिल रहा होगा। क्यों करंट मिल रहा होगा, क्योंकि जो स्पीड है इसके पास, आप उसको नेगेटिव सडनली तो नहीं कर रहे ना। आपने सपोज ये -30 वोल्ट पर रुक जाता, आप -10 दिए, पूरा तो नहीं रुका होगा। कुछ कुछ ऐसे वाले होंगे जो वहां तक पहुंच जा रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ करंट मिल रहा होगा। पर एग्जैक्टली जब आप उतना ही दे दिए कि जो सबसे धीरे चलने वाला था वो भी क्या हुआ, रुक गया। सॉरी, सबसे तेज चलने वाला था वो भी क्या हो गया, रुक गया। तो फिर बाकी के जो धीरे चलने वाले वो तो 100% ही रुक जाएंगे। एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखना स्टार्ट करिए इस ग्राफ के बाद। फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, पहले ग्राफ में बनाए, अब तक बनाई जल्दी बनाई। ये समझ में आते चल रहा है ना सब, ये ज्यादा अंडरस्टैंड करिए और लिखने के ऊपर कम ध्यान दीजिए, बिकॉज एग्जाम में यही आएगा जरूरी नहीं है। एग्जाम में कुछ भी नया भी पूछा जा सकता है, नॉट फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं। आपके आईआईटी मेंस में जरूरी नहीं कि यही ग्राफ जो मैं पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम में आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो फंडामेंटली यू शुड बी क्लियर कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज इंटेंसिटी, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अलग अलग चीजों का ना बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि कब क्या चेंज होगा, तो उससे क्या चीजें बदलती हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या होगा? और फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो फिर स्पीड बदल जाएगा, फिर 3 अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आएंगे। एक पोटेंशियल नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, बिकॉज आप स्पीड भी चेंज कर दे रहे हैं। आपने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो क्या बढ़ाया, एच म्यू यानी एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं वो अलग अलग स्पीड से भाग रहे हैं, कोई 70 से भाग रहा हो, कोई 80 से, कोई 90 से, तो फिर 3 अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों कांस्टेंट है तब तो ये ग्राफ सही है, और अगर इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अभी भी फिक्स है, तो भी यही ग्राफ भी सही है। डन, लिखें। फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, for a fixed frequency and intensity of light, photoelectric current increases. For a fixed frequency and intensity of light, photoelectric current increases with increase in the potential applied to collector plate. For a fixed frequency and intensity of light, photoelectric current increases with increase in potential applied to the collector. Full stop. Full stop. When all photoelectrons increase in potential applied to photocollector या collector plate, जो भी बोला होगा, full stop. When all the photoelectrons reach the collector plate, when all the photoelectrons reach the collector plate,
एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो तो फिक्स्ड है। तो एक बार जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो अगर यहां पहुंच गया, उसको पहुंचाने में इसका जितना योगदान था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद चाहे आप उसे कितना भी आगे बढ़ाते चले जाएं, नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो उतने ही स्पीड से यहां पहुंचेंगे, क्योंकि उसके बाद आप नंबर फिक्स हो गया। अब मान लीजिए 100 ही निकल रहे हैं, तो पहले हो सकता है तुम 30 निकाल रहे थे तो तुमको कम पोटेंशियल में काम चल जा रहा था, 40 निकाल रहे थे तो और ज्यादा लगा, सही 100 निकल गए। अब 100 ही निकल रहे हैं, इससे ज्यादा निकल ही नहीं सकते। तो 100 निकालने के लिए जो पोटेंशियल है वो अगर आपने अचीव कर लिया है, अब उसके बाद तुम 110 भी करोगे तो चूंकि निकलने वाले 100 ही है, फर्क क्या पड़ रहा है। तुम 100 अगर 100 वोल्ट पे ही वो सपोज यहां से यहां पहुंचने वाले, अब 100 वोल्ट पे यहां से वहां पहुंच गए, अब तुम 110 कर लो तो भी 100 ही पहुंचेंगे, 120 कर लो तो भी 100 ही पहुंचेंगे। तो एक बार वो फिक्स हो गया, फिर आप चाहे कितना भी पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, आपका करंट इंक्रीज होने वाला नहीं है। तो इफ व्हेन ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच कलेक्टर प्लेट and if we increase potential applied to the collector further, if we increase the potential applied to the collector further, there is no increase in the photoelectric current. There is no increase in the photoelectric current. फोटोइलेक्ट्रिक करंट में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट, is known as saturation current. Done? तो सैचुरेशन करंट आ गया। सैचुरेशन करंट मतलब एक पर्टिकुलर करंट जो पोटेंशियल चाहे आप कितना भी बढ़ाइए, देयर इज करंट फर्दर इंक्रीज करने वाला नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसकी पोलैरिटी चेंज करता हूं। पोलैरिटी चेंज करूं या फिर मैं धीरे धीरे पोटेंशियल को डिक्रीज करना स्टार्ट करता हूं। सपोज 40 वोल्ट मैंने अप्लाई किया था, 100% करंट इधर से इधर पहुंचना स्टार्ट कर गया। अब मैं 40 वोल्ट को कम कर रहा हूं, 30 वोल्ट किया, तो जितने पहुंचने वाले होंगे उसमें से हो सकता है आधा ही पहुंचे, क्योंकि जो वो वाले पहुंच रहे थे, जो पोटेंशियल की ताकत से पहुंच रहे थे, वो अब नहीं पहुंचेंगे। जो 30 वोल्ट पर पहुंच सकता है वही पहुंचेगा। मैंने अभी पोटेंशियल को 20 कर दिया, और थोड़े कम हो जाएंगे पहुंचने वाले। मैंने पोटेंशियल को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो अब वो पहुंचेंगे जिनके पास अपना स्पीड है यहां से वहां पहुंचने वाला, पोटेंशियल की ताकत वाला वहां नहीं पहुंच पाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? रिवर्स कर रहा हूं मैं पोटेंशियल को, -10 किया, कुछ अभी भी पहुंच पा रहे होंगे, क्योंकि मान लीजिए जो यहां से वहां पहुंचने के लिए 20 जूल चाहिए, मेरे पास 70 जूल है, मैं पहुंच जाऊंगा उधर तक। मैंने अभी -20 कर दिया, तो जो अभी मान लीजिए अभी 40 जूल इधर से उधर चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी भी 70 है, मैं भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी मैंने घटा के उसको क्या कर दिया, -30, तो जो 70 जूल वाला था उसको भी मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब वो यहां से वहां एक भी वैल्यू, एक भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं पहुंचा। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर नहीं पहुंचा तो मुझे करंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। छोटा सा छोटा भी करंट तभी मिलेगा जब एक इलेक्ट्रॉन भी यहां से वहां पहुंच सके। अब एक भी नहीं पहुंच रहा है, तो मुझे करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो पर्टिकुलर वोल्टेज जिस पर एक इलेक्ट्रॉन भी एमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पर नहीं पहुंच पा रहा है, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। राइट? व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड, व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड, जब आप पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, द करंट डिक्रीजेस, the current decreases but does not become zero at zero potential, but does not become zero at zero potential। ये वाली लाइन क्लियर है? करंट विल नॉट बिकम जीरो एट जीरो पोटेंशियल, क्योंकि जीरो पोटेंशियल पर वो वाले सारे इलेक्ट्रॉन जो खुद की एनर्जी से पहुंच सकते हैं वो तो जाएगा ना। अरे वो वाला पोटेंशियल की मदद से पहुंचेगा जो निकला, सपोज करिए 100 जूल टोटल, माने सपोज करिए यहां से वहां जाने के लिए 30 जूल चाहिए, वो उसके पास 30 जूल से निकला तो पहुंच गया। अगर 25 जूल है, अभी वो यहां से वहां नहीं जा पा रहा था,
पर पोटेंशियल की मदद से तो जा सकता है ना, क्योंकि पोटेंशियल उसको खींच लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये खींचेगा, ये धक्का लगाएगा तो पहुंच सकता है। ये समझ में आ रहा है? आपने एक टाइम पे क्या कर दिया, पोटेंशियल जीरो कर दिया, तो कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे? जो अपनी औकात वाला होगा वही पहुंच जाएगा, जो उसका इलेक्ट्रॉन का अपना औकात जिसमें नहीं था पहुंचने का, वो और नहीं पहुंच पाएगा। तो जीरो पोटेंशियल पे मुझे कुछ करंट मिलेगा, कि कुछ तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहां से वहां तक खुद की औकात से पहुंच पाएंगे। वो वाला इलेक्ट्रॉन अगर पहुंचा तो उतने के करस्पॉन्डिंगली करंट तो मुझे सर्किट में मिल रहा होगा। तो वो जो उसने लाइन कहा है वो यही कह रहा है, व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज, जब आप पोटेंशियल को घटा रहे हैं, द करंट ऑल्सो डिक्रीजेस बट डज नॉट बिकम्स जीरो एट जीरो पोटेंशियल। तो जीरो पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जो अपनी औकात से यहां से वहां जा सकते थे वो तो जाएंगे ही जाएंगे। क्लियर? दिस शोज दैट even in the absence of accelerating potential, this shows that even in the absence of accelerating potential, few photoelectrons manage to reach the collector plate. Manage to reach the collector plate. Few photoelectrons manage to reach the collector plate. और उसकी वजह से जो हमें करंट मिल रहा है वो ग्राफ में मुझे कहां दिखाई दे रहा है? एट जीरो पोटेंशियल वी आर गेटिंग सम करंट, हमें कुछ तो करंट मिल रहा है, नहीं तो क्या होना चाहिए था? ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, पर यहां पे तो जीरो नहीं हो रहा है ना, जीरो पे हमें कुछ तो करंट मिल रहा है। ये तो ग्राफिकल है ना, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बना होगा, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग इट, पर ये तो बना होगा लैबोरेटरी में जहां पे ये सब किया गया होगा। देन आगे लिखें फुल स्टॉप। मैनेज टू रीच दी ऑन देयर ओन ड्यू टू, उसी में कंटिन्यूएशन, ऑन देयर ओन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, देयर काइनेटिक एनर्जी, देयर काइनेटिक एनर्जी, full stop. When minimum negative potential V naught is applied, when minimum negative potential V naught is applied to collector plate with respect to emitter, to collector plate with respect to emitter, such that the photoelectric current becomes zero, such that the photoelectric current becomes zero, is known as stopping potential. वो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जिस पर एक भी इलेक्ट्रॉन एमीटर से कलेक्टर पर ना पहुंच पाए, वो नेगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। उसी को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल डन। अब यहां पर ना एक नया वर्ड आपने इंट्रोड्यूस किया, काइनेटिक एनर्जी। दिखाई दे रहा है? कह रहे हैं कि मान लीजिए 100 जूल आपने किसको दिया? उस मेटल प्लेट को मिला, उसमें से 30 जूल क्या हुआ? निकलने में काम आ गया, तो इसका वर्क फंक्शन 30 जूल हो गया। अभी जो 70 जूल उसने एनर्जी कंज्यूम किया हुआ था, वो 70 जूल लेके वो भागेगा, क्योंकि वो उसकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। उसको भागने में नेगेटिव प्लेट क्या कर रहा होगा? धक्का लगा रहा होगा, और पॉजिटिव प्लेट क्या कर रहा होगा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जो 100 जूल वाला है उसका तो ठीक है कहानी, पर जो मान लीजिए 60 जूल लेकर आया है, 60 में से 30 कहां चला गया? निकलने में। 30 से वो इस एंड से उस एंड पहुंच रहा है। अगर मान लीजिए मैं वो जो धक्का लगाने वाला फोर्स है, इधर से नेगेटिव प्लेट और इधर से पॉजिटिव प्लेट, इसको मैं रिड्यूस कर दूं, इसका इंपैक्ट को क्या कर दूं? घटा दूं, तो वो 30 वाला या जो 10 वाला या 20 वाला है, मतलब 30 तो उसके खर्च हो गए, अब 10 जूल वाला, 20 जूल वाला, 30 जूल वाला, जो इसके प्रभाव से इधर से उधर जा रहा था, अब मैं इसको खत्म कर दूंगा, ये जा पाएगा? अब तो और नहीं जा पाएगा। सिर्फ वही जा पाएगा जो अपना पोटेंशियल रखता होगा इस तरफ से उस तरफ जाने का। क्लियर? लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो जीरो पोटेंशियल पे भी जा पा रहे होंगे। उस पॉइंट पे जो करंट मिलेगा उसी को आप क्या बोलते हैं? ये ग्राफ में यही वाला करंट है। फिर आपने धीरे धीरे फर्दर और उसको क्या किया? पोटेंशियल को नेगेटिव दिशा में किया। एक टाइम ऐसा आया जिसपे आपको क्या मिल गया? करंट जीरो। करंट जीरो तब मिलेगा जो सबसे ज्यादा स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन था उसको भी आपने क्या किया? रोक लिया। तो क्या होगा? एक भी इलेक्ट्रॉन इस एंड से उस एंड
नहीं जा पाया, अगर एमीटर से कलेक्टर की ओर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाया तो फिर नो करंट। नो करंट का कंडीशन ये जीरो करंट। वो पोटेंशियल जिस पे आपको क्या मिले, जीरो करंट मिले, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे, इन दिस कंडीशन, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखे, इन दिस कंडीशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू रिपेल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू रिपेल the most energetic photoelectron with maximum kinetic energy. In this condition, the stopping potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectron with maximum kinetic energy K max. With maximum kinetic energy K max. Full stop. Photoelectric current becomes zero. Full stop. Photoelectric current becomes zero whenever the electron, even the fastest electron, whenever the fastest electron could not reach the collector plate. तो जो सबसे फास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो जब इस प्लेट से उस प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, दैट इज उसी टाइम पे जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वहीं से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो E टाइम्स V नॉट के बराबर हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट के बराबर, एंड V नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बाई छोटा e। ये V नॉट क्या है, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उस टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि यही वो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी जिसकी मैक्स होगी वो तभी मैक्सिमम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स्ड है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी मतलब उसके पास क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी से वो मूव करता है। डन? नोट डालकर दो बातें लिखें। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का क्या मतलब है, एच म्यू। एच म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये सब इनडायरेक्ट चीज है। लाइट सोर्स ब्रैकेट में लिखिएगा एच म्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी, यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, पहला बात। दूसरी बात, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ एमीटर प्लेट। इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ एमीटर प्लेट। का क्या तात्पर्य है, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, मटेरियल से उसका क्या लेना देना है, उसका मतलब क्या है, हाँ हाँ, उसका मतलब क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ही ना, कोई कितने इलेक्ट्रॉन को टाइट करके रखा हुआ है तो कितना एनर्जी देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही तो वर्क फंक्शन था। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या क्या, फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन के ऊपर। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, काइनेटिक एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। काइनेटिक एनर्जी को इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक एनर्जी को वर्क फंक्शन से मतलब है, काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से मतलब है, उसको इंटेंसिटी से मतलब नहीं है। वेरस फोटो करंट को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंटेंसिटी से भी मतलब है और
फ्रीक्वेंसी से भी मतलब है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो एनर्जी जिससे वो जा रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसके भी ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगी। यानी इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को काबू करती है, वेरएस कितने एनर्जी से जा रहा है उसका इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कितनी इंटेंसिटी वाला है। इलेक्ट्रॉन निकालने में कितने स्पीड से भागेगा इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और कितने स्पीड से भागेगा इसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट विथ काइनेटिक एनर्जी, वेरएस फ्रीक्वेंसी एंड वो वर्क फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी। ये क्लियर हो गया? हेडिंग डालें। नेक्स्ट मैंने जो पढ़ना है हम लोग को, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप है, आप मुझे बताइए। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या लेना देना है? सोचने वाली बात यह है, फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बढ़ाऊंगा? एनर्जी बढ़ाऊंगा जो इनकमिंग एनर्जी है। अगर मैं इनकमिंग एनर्जी बढ़ाता हूं और मेटल मेरा फिक्स है, सोडियम ले रखा है, तो वर्क फंक्शन फिक्स हो गया, तो क्या बच गया? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि एक जो एनर्जी हमें सोर्स से मिल रही है उसका दो ही काम तो हम कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और फिर जो बची हुई एनर्जी उसको लेकर वो भाग रहा है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो आप अगर मेटल फिक्स है, सोडियम ही है, तीनों केस में आपने सोडियम ले रखा है, एक बार आपने 100 जूल का 100 म्यू का दिया, सेकंड टाइम आपने 200 का दिया, थर्ड टाइम आपने 300 म्यू का दिया। म्यू इज इक्वल टू 100 हर्ज, म्यू इज इक्वल टू 200 हर्ज एंड म्यू इज इक्वल टू 300। फ्रीक्वेंसी बदले तो एनर्जी बदल गई, एनर्जी बदल गई, वर्क फंक्शन सेम है, तो क्या बढ़ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर तीनों केस का अलग अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, अलग अलग होगा। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का परिभाषा यही है ना, जो सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको जब आप रोक लीजिएगा तो वो पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी पहले वाले केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 70 जूल से भाग रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। दूसरे वाले में 140 से भाग रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो पोटेंशियल होगा ज्यादा होगा कम होगा? मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगा पर विथ साइन और पीछे जाएगा। और अगर 210 से जा रहा है तो उसको रोकने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो और ज्यादा लगेगी, यानी नेगेटिव में और ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, आपको ग्राफ बनाना है फोटो कलेक्ट, यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आपने फ्रीक्वेंसी परिवर्तन किया है, इंटेंसिटी परिवर्तन नहीं किया है। इंटेंसिटी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी परिवर्तन कर रहे हैं। इन दैट केस आप मुझे बताइए कि सैचुरेशन करंट में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? सोच के बताइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने इंटेंसिटी चेंज नहीं किया है, आपने फ्रीक्वेंसी बदल दिया। फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आएगा, ये आपको क्लियर है। मैं बोल रहा इंटेंसिटी आई एम नॉट चेंजिंग, तो सैचुरेशन करंट में परिवर्तन आएगा क्या? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेशन करंट? सैचुरेशन करंट मतलब एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फलाने जगह से फलाने जगह को पहुंच रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सैचुरेशन करंट अलग अलग आया था। आपने ग्राफ देखा ना, एक I1, एक I2, एक I3, देखिए ग्राफ। इफ इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, यू आर नॉट चेंजिंग दी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी नहीं बदल रहे, इंटेंसिटी नहीं बदले मानी जितने इलेक्ट्रॉन पहले, फ्रीक्वेंसी बढ़े चाहे कम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो करस्पॉन्डिंगली फोटो करंट भी सेम ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं बदल रही तो करंट सैचुरेशन कैसे बदलेगा? सैचुरेशन करंट को बदलने के लिए यू रिक्वायर मोर और लेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इफ दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फिक्स कर दिए तो सैचुरेशन करंट भी क्या होगा? फिक्स। तो अगर फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं तो जो ग्राफ होगा वो एक ही जगह से होगा ऐसे, पर एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा और एक बार, ये समझ में आ रहा है? दिस इज -V01, दिस इज -V02,
माइनस V03, इसके करस्पॉन्डिंगली जो म्यू है उसको म्यू1, इसको म्यू2, इसको म्यू3, जिसका म्यू3 सबसे बड़ा होगा उसके करस्पॉन्डिंगली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद वाले का उससे कम और सबसे बाद वाले का सबसे कम। ये ग्राफ समझ में आया तो बोलिए, नहीं तो मैं एक बार और पूरा कहानी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे को लग रहा था, आराम से समझिए। दो केसेस हमारे पास, आपने हेडिंग डाला है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द इनकमिंग एनर्जी। तो इनकमिंग आने वाला जो एनर्जी है, इफ आई एम नॉट चेंजिंग द मेटल प्लेट, मैंने सपोज करिए कैडमियम ले रखा है, ये कैडमियम ही है। कैडमियम को निकालने के लिए सपोज जो एनर्जी लग रही है वो 50 जूल है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वो कितने जूल है? 50 जूल। आपने यहां से एनर्जी डाला 100 जूल का, तो 50 जूल इलेक्ट्रॉन निकलने में लगा। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसके पास कितनी एनर्जी बच गई? 50 जूल। ये कहानी खत्म। सेकंड केस है जहां पे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो एनर्जी बढ़ गया। अब आप 150 जूल की एनर्जी दे रहे हैं। कितने का एनर्जी दिया आपने? 150 जूल का। 150 जूल की एनर्जी से कैडमियम प्लेट पे आके वो टकराया, 50 जूल कहां कंज्यूम हो गया? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। कितना बच गया? 100 जूल। थर्ड केस ले रहा हूं जहां पे फर्दर मैं फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा मतलब एनर्जी और बढ़ गई। अब मैं 200 जूल की एनर्जी दे रहा हूं, 200 जूल की एनर्जी आके इस कैडमियम प्लेट पे टकराएगी, 50 जूल कहां कंज्यूम हो जाएगा? निकालने में। बचा कितना? तो पहले वाले केस में 50 जूल बचा था, सेकंड वाले केस में 100 जूल बचा, थर्ड वाले केस में 150 जूल। ये जो एनर्जी बचा इसे ये भाग रहा है। 50 जूल वाले को रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल लगेगा वो कम लगेगा, 100 जूल वाले को जो नेगेटिव पोटेंशियल लगेगा वो उससे ज्यादा लगेगा, और 150 जूल वाले को रोकने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा। तो इसके 3 नेगेटिव पोटेंशियल आएंगे। ये बात समझ में आया? तो इसके अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आने चाहिए, यानी जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा। ये लॉजिक क्लियर है? मैंने इसमें एक एंगल और इंट्रोड्यूस किया। मैं कह रहा हूं अगर मैं इंटेंसिटी फिक्स कर रहा हूं, इसका सैचुरेशन करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं वहां लिखवाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि इंटेंसिटी फिक्स है, इंटेंसिटी अगर फिक्स है तो उसका क्या ग्राफ बनता, और इंटेंसिटी फिक्स नहीं होती तो उसका क्या ग्राफ बनता। अगर इंटेंसिटी फिक्स्ड है उसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी फिक्स मतलब ये जो आ रहा है स्ट्राइक करने के लिए, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो निकाल रहा था, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ज्यादा पहुंचेगा, यहां से वहां इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा पहुंचेंगे तो करंट ज्यादा होगा। यानी इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से रिलेटेड है, दैट इज फोटो करंट। फर्स्ट ग्राफ जो आपने बनाया वो यही बनाया है, फोटो करंट और इंटेंसिटी में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ है। इफ इंटेंसिटी इज फिक्स्ड तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। कम एनर्जी से निकल रहा है, ज्यादा एनर्जी से निकल रहा है, वो नहीं बोल रहा, नंबर फिक्स कर दिया। नंबर फिक्स कर दिया तो चाहे 50 जूल से निकल रहा हो कि 100 जूल से निकल रहा हो कि 150 जूल से निकल रहा हो, सबका संख्या तो फिक्स ही रहेगा। संख्या अगर फिक्स है, यानी नंबर आपने इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसको फिक्स कर दिया, तो सबका सैचुरेशन करंट भी सेम रहने वाला है। इसीलिए तीनों का एक ही जगह पर आकर सैचुरेशन करंट आया। अगर 3 अलग अलग इंटेंसिटी होती तो ग्राफ कैसा होता? तो ग्राफ कैसा होता? तो ग्राफ ऐसा ना होकर ऐसा होता, ऐसा होता और ऐसा होता, जहां पर इसकी करंट I1, I2, I3, और मैं कहता I3, I2, I1, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी? I3 वाले में, फिर I2 वाले में, और फिर I1। मैं कह रहा कि ये जो ग्राफ मैं पढ़ा रहा हूं, जरूरी नहीं कि यही आपसे पूछा जाए। आपसे तो कुछ भी, सीबीएसई में नहीं, आईआईटी में कुछ भी पूछा जा सकता है, पर जो कुछ भी पूछा जा सकता है उसका आंसर तो आप तभी दे पाएंगे जब आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि यहां से जो सवाल पूछते हैं आईआईटी में वो या पैराग्राफ बेस्ड रहता है, एक पैराग्राफ छोटा सा दे देगा, और आपने तो अब बोर्ड में भी पैराग्राफ देखा होगा, उस पैराग्राफ में लिखा कुछ नहीं होता पर क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं, जो आपको कभी उस पैराग्राफ में मिलता नहीं है। ऐसा देखा होगा ना, भी दिया ना एग्जाम आपने, तो पैराग्राफ में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं पर वहीं से पूछेगा, तो वहां से जो पूछ रहा है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। तो ये तभी आप बना पाएंगे जब आपका अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि किसका क्या मतलब होता है। वो मतलब अगर समझ गए तो फिर आप ग्राफ बड़ी आसानी से बना लेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में आता है। मॉडर्न फिजिक्स आईआईटी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा मतलब उसको दर्द होता है कि मतलब यहां से मैंने कैसे क्वेश्चन नहीं पूछा है।
तो यहां से वो एक नहीं, पूरा एक पैराग्राफ, मैंने 12 नंबर का पैराग्राफ दे देता है, 3-3 सवाल। 12 नंबर मतलब रैंक में कहां से कहां का अंतर आ जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये ग्राफ पे मैं इतना इंपॉर्टेंस दे के आपको पढ़ा रहा हूं। उसका रीजन यही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अगर सवाल आया आईआईटी में तो आपसे बने, बोर्ड में जो आएगा वो तो आप बना लेंगे, आईआईटी में आया तो वो भी बनना चाहिए, तभी आपका ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। तो डन। ये अब ये वाला ग्राफ मत बनाइएगा, आप तो ओरिजिनल वाला ही बनाइएगा, जहां पे आपने इंटेंसिटी को क्या रखा है, कांस्टेंट। या फिर अगर आपको दोनों बनाना है तो ऊपर नीचे लिख लीजिए, एक में लिखिएगा इंटेंसिटी कांस्टेंट, हेंस सैचुरेशन करंट इज कांस्टेंट। सेकंड में लिखिएगा इंटेंसिटी इज वैरिंग, देयरफॉर सैचुरेशन करंट भी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंगली तो आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल को 3 अलग अलग वैल्यूज दे रखी। यहां तक लिख लें तो जल्दी से फिर बताइए, तो मैं आगे इसकी कहानी लिखवा के आगे बढ़ता हूं। डन। लिखें, when the radiation of different frequencies and same intensity, when the radiation of different frequencies but same intensity strikes on the same metal surface, then the following graph is obtained। कौन सा वाला फॉलोइंग बताएंगे, ये वाला या इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला। the following graph is obtained। फिर वो वाला ग्राफ बनाइए जो अभी बना हुआ है और उसके नीचे की कहानी लिखवा देता हूं। when radiation of different frequencies and different intensity, ग्राफ नंबर 2 के लिए लिखवा रहा हूं, अगर ये वाला ग्राफ जो अभी बना हुआ है बोर्ड पर, when the radiation of different frequency and different intensity is strike on the same metal surface, मैंने बार बार बोल रहा हूं मेटल सरफेस क्या रखा है, सेम। अभी मेटल सरफेस के साथ छेड़छाड़ नहीं किए हैं, सिर्फ किन तीनों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, इंटेंसिटी बदल रहे हैं और फोटो करंट देख रहे हैं। मेटल सरफेस अभी हमने एक ही रखा हुआ है, मेटल सरफेस परिवर्तन होगा तो दो ग्राफ के बीच में कंपैरिजन आएगा, ठीक है। देन द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, जो अभी बना हुआ है, देन द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। डन। इसका कंक्लूजन लिखाऊं या आप समझ गए, समझ गए या लिखवाना पड़ेगा कि नहीं। पॉइंट नंबर 1, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विल हैव सेम सैचुरेटेड करंट एंड डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स, ऐसा करके स्टेटमेंट में लिखवाना पड़ेगा। समझ गए ना सब लोग। चलिए बस नोट डाल के एक बात लिख लीजिए जिससे आपका ये पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट, the value of saturation current, the value of saturation current depends upon the intensity of incident radiation. The value of saturated current depends upon the intensity of incident radiation, but is independent of the frequency of incident radiation. The value of saturated current depends on the intensity of incident radiation, but is independent of the frequency of incident radiation. Frequency of incident radiation. अभी ये बिल्कुल एक लाइन में क्लियर है कि इंटेंसिटी के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है। लास्ट एक और ग्राफ बनाना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाइए। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये एक लास्ट ग्राफ है एंड देन विल मूव ऑन टू द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं अभी भी बार बार कह रहा हूं, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं, अभी आपको इससे ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। पर आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नया पूछा जा सकता है। आपका सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर अगर है तो आप वो कुछ भी को आंसर कर पाएंगे। लिखें,
अब सोचिए क्या बोल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस किसका ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी। इस टाइप पे आपने डाला स्टॉपिंग पोटेंशियल और इस साइड आप डाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी। मुझे बताइए कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे मुझे ये जो पोटेंशियल है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी से काम करना स्टार्ट करेगा या एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद ही काम करना स्टार्ट करेगा? ऑब्वियसली एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद काम करने का, और दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर कोई मेटल ए है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ01 मैं बोल रहा हूं, तो वो यहां से ऐसा चलेगा। अगर कोई दूसरा मेटल है मेटल बी, तो वो कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी जिसको मेटल μ02 बोल रहा हूं, उसका ग्राफ ऐसे चल रहा होगा, दिस इज मेटल बी। इन दोनों को जब हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो किसी पॉइंट पर मिलेगा, और वही पॉइंट क्या कहलाता है, वही पॉइंट क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस मेटल एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस मेटल। दिस इज ओनली द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ मेटल ए। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ मेटल ए, एंड दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ मेटल बी। यानी V01 इज इक्वल टू -φ1 बाई ई, एंड दिस इज V02 is equal to -φ2 by E, where φ1 and φ2 are what? Threshold frequency या work function, not threshold frequency, that are work function। आपने इतना उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया रिवर्स डायरेक्शन में कि बस उसके पास कितनी एनर्जी बच गई है, सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी रह गई है। आप क्या कर रहे हैं, निकल तो जाए पर आगे नहीं जाना चाहिए, तो बस निकल जाए उतनी ही एनर्जी उसके पास छोड़ दिए हैं, बाकी पूरी एनर्जी के बराबर आपने क्या दे दिया, नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। तो वो बस निकल जाए उसके बराबर का एनर्जी, मतलब V0 इज इक्वल टू EV0 इज इक्वल टू हाउ मच, EV0 इज इक्वल टू 5 के बराबर। तो ये V0 किसके बराबर हो जाएगा, 5 बाई ई। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये नेगेटिव आएगा, तो V0 इज इक्वल टू -φ0 बाई ई के बराबर होना चाहिए। डन। चलिए हेडिंग डालें, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अच्छा, एक लास्ट चीज और मैं पूछना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी आपने दे रखा है। क्या बोल रहा हूं मैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो आपके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, यानी इस प्लेट के ऊपर जो एनर्जी स्ट्राइक कर रही है उसकी एनर्जी इज लेस देन दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी एनर्जी कम है, और मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं। मेरे को करंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, हाँ मेरे को लग रहा था। मैं बोल रहा हूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मैंने कम फ्रीक्वेंसी वाला इनकमिंग रेडिएशन स्ट्राइक कराया है, पर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं, मुझे करंट मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कितने भी नंबर बढ़ जाएं, इलेक्ट्रॉन ही जब बाहर नहीं निकल रहा है तो करंट कहां से मिलेगा? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाले में चाहे कितना भी ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ा दें, आपको करंट मिलने वाला नहीं है। नोट डालकर ये बात एक लिख लीजिए, क्योंकि बाई चांस कुछ ऐसा स्टेट असर्शन रीजन में कुछ सवाल ऐसा आ जाता है तो उसका अध्ययन है। ठीक है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नोट डाल के लिख लीजिएगा, फॉर अ फ्रीक्वेंसी लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फॉर अ फ्रीक्वेंसी लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, no photoelectric emission is possible, no photoelectric emission is possible even if the intensity is very large, even if the intensity is very large। चाहे कितना भी इंटेंसिफाइड हो, एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी के नीचे वाले
एनर्जी का अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन दे रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक बाहर एमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले तो करंट आपको नहीं मिलेगा। हेडिंग डालें, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस जो हमने किया, हमने मतलब हर्ज ने किया, हर्ज ने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया है ना, उन्हीं के बेसिस पे ये सारे ग्राफ बने, उनके सारे ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कुछ सेट ऑफ लॉ बना दिया कि जब जब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज अ इवेंट या फेनोमेना देखना है तो आपको इस तरह के ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पे वैलिड होंगे। दिया यहां बैठी, फिर आपको फोन कर कौन रहा है, और वो भी इतनी बार इंटेंसिफाइड होकर, नहीं, और बात है इंटेंसिफाइड होकर, इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। चलिए, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, राइट। द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट, द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, फॉर अ गिवन मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी समझिए पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंक्लूजन लिखवा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कंक्लूजन ही ना लॉ है। सारे चीजों को देखने के बाद, अलग अलग मेटल्स पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये हर्ज भाई साहब ने हम लोग को एक लॉ दे दिया। अब इस लॉ के बेसिस पर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक का एक इक्वेशन दिया है, वो भी आज ही की क्लास में आपको समझा दूंगा। हो सकता है पढ़ें और उसके ऊपर न्यूमेरिकल अगले क्लास में करें, पर आज की क्लास में मैं आइंस्टाइन इक्वेशन तो आपको लिखवा ही दूंगा। लिखें, फॉर अ गिवन मटेरियल and a given frequency of incident radiation, for a given material and a given frequency of incident radiation। इस लाइन का क्या मतलब है, आप क्या क्या फिक्स कर रहे हैं, आपने मटेरियल फिक्स कर दिया और फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, डन। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट और number of photo electrons ejected per second, the number of photo electrons ejected per second is directly proportional to the intensity of incident radiation, the intensity of incident radiation। कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ग्राफ नंबर 1। फर्स्ट ग्राफ यही पढ़े थे ना हम लोग, कि जब आपने फ्रीक्वेंसी को और मेटल को फिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकेंड, वो किसके ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी के ऊपर। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था पासिंग थ्रू ओरिजिन। फर्स्ट ग्राफ देखिए, यही बनाया है आपने, बनाया फर्स्ट ग्राफ यही आपने। चलिए, पॉइंट नंबर 2, for a given material and frequency of incident radiation, for a given material and frequency of incident radiation, frequency of incident radiation, वापस से आपने दो चीजें फिक्स कर ली, कौन कौन सी, आपने मटेरियल फिक्स किया और फ्रीक्वेंसी फिक्स की। the saturation current is found to be, the saturation current is found to be proportional to intensity, the saturation current is found to be proportional to intensity of incident radiation, intensity of incident radiation। और यही कारण था कि आपको एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कितने I1, I2, I3 अलग अलग इंटेंसिटी पे आपको 3 करंट मिल रहे थे। ग्राफ नंबर 2, 3 ग्राफ मिले थे ना, I1, I2, I3, इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2 एंड इंटेंसिटी 3, वेयर इंटेंसिटी 3 वाज मैक्सिमम। इंटेंसिटी 3 मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो करंट की क्वांटिटी ज्यादा, तो सैचुरेशन करंट बढ़ गया। नेक्स्ट, अच्छा उसी में लिख लिया, whereas the stopping potential is independent of intensity, नहीं उसी में, whereas the stopping potential is independent of intensity। थर्ड लास्ट ग्राफ में मैंने ये लिखवाया है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई लेना देना
नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू एनर्जी। जिसके पास जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसको रोकने में उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगती है। तो फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप है, वेराज इंटेंसिटी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, फॉर अ गिवन मटेरियल there exists a certain minimum frequency. For a given material there exists a certain minimum frequency of incident radiation. Certain minimum, for a given material there exists a certain minimum frequency of incident radiation below which no emission of photoelectron takes place. Below which no emission of photoelectrons takes place. This frequency is known as threshold frequency. This frequency is known as threshold frequency. इस फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैंने बताया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे की किसी भी फ्रीक्वेंसी पे आपको कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन मिलने वाला नहीं है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से नीचे का अगर आप डाल देंगे इंसिडेंट रेडिएशन, वो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला नहीं। मैंने एग्जांपल दिया होगा कि आपको 11th क्लास वाला निकाल नहीं सकता है। मैं निकाल सकता हूं पर 11th क्लास वाला आपको नहीं निकाल सकता, बिकॉज उसकी उतनी औकात ही नहीं है कि वो आपको कहे बाहर निकलो क्लास से, वो नहीं निकाल सकता आपको। पर अगर मैं बोलूंगा तो आपसे एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, मैं आपको चाहूं तो निकाल सकता हूं। पर आपसे नीचे वाला भी नर्सरी या एलकेजी वाला कोई बच्चा, भैया अरे बाहर निकलो, आप निकलेंगे, आप थपिया देंगे उसको, वो कह भी रहा थपिया देंगे, 2 थप्पड़ दे देंगे, तो वो औकात की बात। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम होना चाहिए। देन उसी में लिखें अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन above threshold frequency, the maximum kinetic energy of emitted photon or equivalent stopping potential above threshold frequency, the maximum kinetic energy of emitted photoelectron or equivalent stopping potential is independent of intensity. मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन above threshold frequency the maximum kinetic energy of emitted photoelectron or equivalent stopping potential is independent of intensity but depends upon the frequency of incident light. Depends upon the frequency of incident light. तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। क्लियर? लास्ट पॉइंट, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन is an instantaneous process. Is an instantaneous process. What do you mean by instantaneous process? यूं एनर्जी टकराई और हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा नहीं कि अभी टकराई अब 2 मिनट बाद निकलेगा। टाइम लैग जो है वो 10⁻⁻⁹ सेकेंड का है। 10⁻⁻⁹ सेकेंड बता भी नहीं सकता कितना, नैनो सेकेंड टाइम लग रहा है, लगा और निकला, टाइम लैग बिल्कुल 0 के बराबर है। लिखें, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। द टाइम लैग between the incidence of radiation and emission of photoelectron, the time lag between incidence of radiation and emission of photoelectron is very small, even lesser than 10⁻⁻⁹ second, even lesser than 10⁻⁻⁹ second. डन? ये हम लोग क्या जस्टिफाई किए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
से हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर पार्टिकल नेचर था ही, इसके अंदर वेव भी है, क्योंकि वेव आके टकरा रहा है और वेव के टकराने से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो वेव और पार्टिकल का मिश्रण, तो आपने चैप्टर का नाम क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब इसमें पार्टिकल नेचर भी है और रेडिएशन वेव नेचर भी है। हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से 4th लेक्चर जाते जाते तक में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।